स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस वीडियो में। हम लोग कक्षा 10 के दूसरे मैथ में अनसॉल्व्ड को हल कर रहे थे, दूसरे सेट को HW। उसका पहले पार्ट का वीडियो मिल चुका है आपको, जिसमें 20 विकल्पी प्रश्न हल करवाए गए थे बेटा। आज हम लोग 21 नंबर से बात करने वाले हैं, तो चलिएगा शुरू करते हैं। 21 के का से बात, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर के लिए प्रश्न है, तो इसका एक प्रश्न हर सेट में आपको लगभग देखने को मिलेगा। तो कैसे लगाना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए बस आपको उल्टा काम करके शुरू करना है। इसने कहा √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। और हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तब √2 को हम क्या मानेंगे, p/q, जहां कुछ शर्त है कि परिमेय संख्या के लिए p और q पूर्णांक होने चाहिए और ये q 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न के लिए जिसमें एक रूट है, उसके लिए हम ये मानते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 को p/q, जहां पर दिखाते कंडीशन की जहां p, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यह है बेटा कि हम p और q ऐसे नंबर लेते हैं कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आएगा। जैसे p 2 ले लिया तो q 3 लेंगे, p 2 ले रहे हैं तो q फिर 4 नहीं ले सकते, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त 2 आ जाएगा और q की वैल्यू 0 ना हो, ये कंडीशन है। अब हम चाहें तो दोनों ओर वर्ग कर लें, तो करते हैं जरा दोनों ओर वर्ग। कितना हो जाएगा, √2 का 2, p का p²/q²। यहीं से समझ सकते हैं, या तो एक काम कर लीजिएगा, इसके q² को इधर ले आइएगा, 2q इज इक्वल टू q² का एक q उधर ले गए, p²/q। समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न में। देखो ये p²/q², p और q तो हमारे सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अगर हम p की वैल्यू 2 लेते हैं पूर्णांक में, सहअभाज्य पूर्णांक, और q की वैल्यू मान लीजिएगा ऐसा लेना है कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 रहे, सहअभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, तो मान लिया 3 ले लिया। तो p/q को, p²/q को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4/3। इधर अगर आप सोच पाए तो सदैव जो भी नंबर हम चूज करेंगे p और q के लिए सहअभाज्य पूर्णांक में बेटा भिन्न में आएगा। लेकिन जब हम इस वाले 2q के लिए आएंगे तो q का जैसे ये जो मान हमने लिख रखा है 2q यानी 2×3 6 आएगा। इधर की वैल्यू पूर्णांक में आएगी और इधर की वैल्यू सदैव भिन्न में रहेगी। तो पूर्णांक वाला भिन्न के बराबर होना जरूरी नहीं होता, तो आप यहां ये लिखेंगे कि यहां p²/q सदैव भिन्न में होगा, सदैव भिन्न में होगा, जबकि 2q क्या रहना है, 2q सदैव पूर्णांक होगा। अब आप सोचिएगा, एक तरफ की बात कहता है कि सदैव भिन्न में होगा और एक तरफ कहता है सदैव पूर्णांक, तो दोनों बातों का विरोध हो रहा है। तो जो ये बराबर लगा के हमको मिल रहा है, यानी हमें ये लिखना होगा तब हमारी कल्पना, क्योंकि क्यों आप यहां लिख सकते हैं कि पूर्णांक, इधर वाला पूर्णांक और उधर वाला भिन्न बराबर नहीं होंगे। हर नंबर के लिए, सभी नंबरों के लिए बराबर नहीं होंगे। पूर्णांक अगर भिन्न के बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे अतः हमारी कल्पना, जो हमने एज्यूम किया था कि वो परिमेय है, तो हमारी कल्पना असत्य है। हमने जो कल्पना किया था कि ये परिमेय है, वो हमारी कल्पना असत्य, इसलिए आप लिख देंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये 2 नंबर के लिए आपका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 21 का खा लिखा है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए 1 + sec a बाई sec a इज इक्वल टू sin²a, बाई में 1 - के cos a लिखा है। क्या करते हैं, बाएं पक्ष से दायां पक्ष भी लाया जा सकता है और दाएं से बाएं। तो चलिएगा हम लोग बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को लाने की कोशिश करेंगे। 21 के खा की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में LHS में यानी बाएं पक्ष में क्या दे रखा है, 1 + sec a और अपान में आपके पास sec a। क्या करना होगा,
आप चाहें तो इसको अभी अलग अलग कर लीजिएगा, अलग अलग करके भी हो जाएगा, या तो आप एक काम कर लीजिएगा, सेक को केवल कन्वर्ट करवा दीजिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इधर लगभग कास नजर आ रहा है कास लाने में। तो सेक का व्युत्क्रम वाला फार्मूला लगा देते हैं 1/cos A, और अपान में सेक का उल्टा 1/cos A हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos A + 1 और अपान में cos A पूरे का ये बड़ा वाला बटा है 1/cos A। आप चाहे पेपर में सीधे cos A से cos A काट दीजिएगा, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं cos A + 1 को बेटा 1 + cos A अपान cos A, ये पलट जाएगा तो cos A/1 आ जाएगा। cos A से cos A कैंसिल आउट हो जाएगा 1 + cos A। हमारे पास इधर LHS का सॉल्व करने पर अब तक आया है 1 + cos A, लेकिन लाने में हमारे पास हर में cos का टर्म नजर आ रहा है, वो भी माइनस में। तो आप ऐसी कुछ चीजें कंप्लीट कर लेंगे कि 1 + sin A, 1 - sin A, 1 + cos A, 1 - cos A, sec + tan, sec - tan, और ये cos sec + cot और cos sec - cot। ऐसे अगर आपके पद हर में रहेंगे तो मोस्टली उसके संयुग्मी से गुणा, अगर हर में नहीं है वो अंश में है तो हर के अकॉर्डिंग लाने वाले के अकॉर्डिंग बेटा समझ में आ रहा है कि हमें इसकी संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं अंश की संयुग्मी से गुणा और भाग। तो जरा करते हैं अंश की संयुग्मी से गुणा और भाग। संयुग्मी का मतलब बस उसका चिन्ह बदल जाना होगा दोनों पदों के बीच का। तो हमारे पास 1 + cos A लिखा है, इसकी संयुग्मी 1 - cos A हो जाएगी, और अपान में 1 - cos A। ऊपर वाला अंश में लिखा आप सबको समझ में आ रहा है, एक ब्रैकेट में लिखा है A + B और एक ब्रैकेट में लिखा है A - B। ये फार्मूला होता है A² - B²। तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos² A, 1 का स्क्वायर 1, और अपान 1 - cos A। 1 - cos² A हमारा फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अगर यहां से आप sin² थीटा को रोक कर देखेंगे तो sin² थीटा = 1 - cos² थीटा। इनको आप याद करेंगे, वहां लिखने की जरूरत ना रहे बेटा। तो 1 - cos² A है अगर, तो ये हो जाएगा sin² A और डिवाइड बाई 1 - cos A। यही हमारे प्रश्न में RHS नजर आ रहा है, तो LHS लेने से आपका ये RHS प्रूफ हो गया। नेक्स्ट गा नंबर की हम लोग बात करेंगे। गा नंबर हमारे पास लिखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताने के लिए कह रहा है। कैसे लगाएंगे? गा नंबर की बात शुरू करते हैं। गा नंबर सबसे पहले ये लिखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो समझने के लिए एक रफली वृत्त बना लेते हैं, इसका ये केंद्र है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। जीवा आपके पास एक ऐसी रेखाखंड है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलेगी। तो ये मान लेते हैं हमारे पास AB एक जीवा है। ये जीवा क्या करती? केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये जीवा के द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया गया? 90 डिग्री का। अब कह रहा संगत लघु वृत्तखंड। जीवा क्या करती है? वृत्त को दो भागों में बांट देती है, हर भाग का नाम वृत्तखंड है। ये छोटा वाला लघु और बड़ा वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड है। तो आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए कह रहा है बेटा। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? ये हमारे पास इतना यहां से लेकर के यहां तक पूरा त्रिज्यखंड है, ये OAB ऐसे आएंगे। और इस त्रिज्यखंड से अगर देखा जाए कि ये वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला हटा दिया जाए तो हमारे वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यानी जब आप लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या क्या दे रखा है आप पहले वो लिख दीजिएगा। त्रिज्या R है, R बराबर हमारे प्रश्न में हमें पता है 21 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। कोण थीटा का काम लगेगा, इक्वल टू आपको दिया है समकोण मीन्स 90 डिग्री। सीधे सीधे लिखा जाए लघु वृत्तखंड का, उधर पीछे का दीर्घ होगा, लघु यही अंदर वाला ही है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 × πr² माइनस
त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज बेटा ये समकोण है। आप चाहें तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दोनों त्रिज्या ही नजर आ रही हैं, तो उससे भी लगा सकते हैं। ये तो यहाँ समकोण में है लेकिन चल पाएगा, ऐसे आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लगा देंगे तो हर जगह चलेगा। यहाँ चल सकता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई भी चलेगा। वैल्यू पुटअप करिएगा 90, ये वाला 360, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दिए होने पर, आर का मतलब 21 का स्क्वायर हाफ, फिर आर मतलब 21 का स्क्वायर, साइन थीटा मतलब साइन 90। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 22/7, 21 का स्क्वायर, 21 को 2 बार या गुणा करके लिख लेते हैं, माइनस के हाफ, 21 को यहाँ भी 2 बार, साइन 90 का मान 1 होगा। अब क्या करते हैं, 7 से 21 को काट देते हैं, 7 त्रिक 21, 22 को भी काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर वाला हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 21 तिहाई 63, 63 को 11 से गुणा करेंगे, 11 तिहाई 33 और 11 चक्के 66 और 3 69, 693/2 आ जाएगा। ये वाला 21 को 21 में गुणा कर लेते हैं, 21 एकम 21 दूना 42, 2 44, 441/2 आ जाएगा। अब आपका ये 693 दोनों के हर समान है तो एक बार लिख दीजिएगा। 693 से 441 घटा दीजिएगा, 3 से 1 2, 9 से 4 5, 6 से 4 2, 252 आ जाएगा। इसको भाग करते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। क्षेत्रफल है, मात्रक के लिए वर्ग लगाकर मीटर या सेंटीमीटर क्या दिया है, तो हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया। तो बस इस प्रश्न का इतना ही आपका सोल्यूशन है। आसान सा प्रश्न है, अभ्यास बन जाएगा तो वहां पर बड़े आराम से आएगा, लेकिन जरूरी है कि फार्मूले आना चाहिए बेटा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। घ नंबर के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल आपको पता है 15 से 20, 20 से 25, 5 का अंतर है वर्ग अंतर। बारंबारता आपको सभी वर्ग अंतरालों के दे रखी है। बहुलक बताना है तो ये आपके पास वर्गीकृत और बारंबारता वाला कॉलम है। तो कैसे हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप सभी को इसमें जानना पड़ेगा कौन बहुलक वर्ग है। 3, 8, 9, 10, 3, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी नजर आ रही है हमें, 30 से 35 की। तो 30 से 35 की जो बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। एक नंबर में पूछता भी है। तो ये जो बहुलक वर्ग हो जाता है, इसकी निम्न सीमा का नाम L1, उच्च सीमा का नाम L2, सामने वाला आपके पास F हो जाएगा, और फिर एक आपके पास इसके जो ऊपर वाला जस्ट एक पहले वाला F1 और बाद वाला F2, फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसको करके समझाते तो बात समझ में आएगी। घ नंबर 21 का घ, 21 का आपके पास घ नंबर। तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा जो बारंबारता है 30 से 35, तो लिख देते हैं यहां 30 से 35 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। अगर इसकी बारंबारता सबसे अधिक है तब हम कहेंगे अतः यह बहुलक वर्ग होगा। अगर ये बहुलक वर्ग होगा बेटा तो इससे से आपको क्या क्या निकाल लेना होगा, स्मॉल l। अगर ये हमारे माध्यिका में आएगा तो L1 और L2 का भी काम करेगा। तो लोअर लिमिट जो हमारी होगी वो स्मॉल l होगा। तो पहले इसके लिए आप फार्मूला समझ लीजिएगा, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी निकालेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, बहुलक बराबर L प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 और इंटू पूरे का H। अब आपको समझना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें, क्या L है, क्या F है, क्या F1 है। तो जो आप लोग बहुलक वर्ग जान गए हैं उसकी जो लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, वो L है। L का मान 30 है। उसके सामने वाले में जो बारंबारता दिया वो स्मॉल f है। उसके एक पहले वाला आपके पास F1 और बाद वाला F2 होगा। तो लिख देते हैं, कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास L का मान लोअर लिमिट में जो आपके पास है 30, उसके सामने वाले में आएंगे तो F के लिए आपके पास 10, उसके एक पहले आएंगे तो F1 की वैल्यू 9, उसके एक बाद में आएंगे तो F2 की वैल्यू 3। यही वैल्यू को पुटअप कर देते हैं और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिएगा बहुलक बराबर L का मान हम लोगों ने लिख रखा है 30 प्लस
आपके पास f का मान यहाँ पर दे रखा है 10, अभी छांटा गया है, तो यहाँ पर 10 और f1 की वैल्यू 9 अपान में 2f, f की वैल्यू 10 माइनस में f1, तो f1 की वैल्यू 9 और माइनस f2 की वैल्यू 3 इंटू h का मतलब बेटा ये वर्गों का अंतर होगा, 15 से 20, 20 से 25, तो 5 5 का डिफरेंस है। चलिएगा आगे कैलकुलेशन करते हैं क्या होने वाला है। ये आपके पास 30 की जगह पर 30 रहेगा, ये प्लस रहेगा, 10 से 9 घट जाएगा तो 1 आएगा, 10 दूनी 20 और 9 और 3 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा 12 और ये गुणा में 5, 30 के स्थान पर 30 रहेगा प्लस, ये यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 20 से 12 घट करके 8 आ जाएगा, तो 1/8 गुणे 5। अब आप चाहें तो तिरछा गुणा करवा दीजिएगा, 8 त्रिक 24, 240 प्लस 5/8, इसको जोड़ देंगे 245/8। भाग कर सकते हैं, इतने पर भी रोक सकते हैं, भाग करेंगे 8 त्रिक 24 नहीं जाएगा पाड़ा 0, 50 बनेगा, 8 छंग 48, 2 8 दूनी 16, हाँ पूरा चला जाएगा, तो आप चाहें तो 30.6, अगर आप पूरा करेंगे तो कट जाएगा 30.625, तो हमारे 30.625 इस 21 के घा का आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी आपको एक सवाल कम से कम लगाकर अभ्यास बना लेना है, तो बड़े आसानी से वहां पर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं 21 के अंगा नंबर पर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो कैसे लगाना है, फार्मूले के माध्यम से सवाल ये भी लगेगा। तो चलिएगा हमारे पास क्या क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करता है, अंतः विभाजित। अगर आप इसको समझना चाहते हैं अंगा नंबर को, तो मान लिया हमारे पास एक रेखाखंड AB, इस रेखाखंड AB में बिंदुओं को जोड़ने से रेखाखंड बनेगी। एक का नाम है आपके पास 4, निर्देशांक में -3 और एक है 8, 5। 3:1 में अंतः विभाजित जो बिंदु कर रहा है उसका निर्देशांक, इधर का हिस्सा 3 ये 1, तो ऐसा कुछ अंतः विभाजित बिंदु P है, इसी का आपको निर्देशांक बताना है। तो आप मान लीजिएगा कि माना जो अंतः विभाजित बिंदु है उसका निर्देशांक x, y है। माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, x, y। चलिएगा P है वहां पर, P भी लिख सकते हैं। अब आप इसमें से फार्मूले को लगाने के लिए x1 चार्ट लीजिए 4, y1 -3 है। अब x2 आ जाएंगे सेकंड वाले में, x2 की वैल्यू 8 है और y2 की वैल्यू 5 है। ऐसा जान जाएंगे तो जो अनुपात दिया वहां से m या n के रूप में, या तो m1 और m2 के रूप में, m1 3 और m2 1। बस अंतः विभाजन का सीधा सूत्र लगा दीजिएगा। एक बार x अक्ष के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, सारी वैल्यू पुटअप कर दिया जाए तो हमारे x अक्ष का विभाजन बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। m1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 8, m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 अपान में m1 प्लस m2, m1 3 और m2 1 है। तो x इज इक्वल टू 3/24 हो जाएगा, 4 1 4, 3 1 4। समझ जाइएगा आप, 24 और 4 जुड़कर 28, 28 को 4 से भाग कर देंगे 7 आ जाएगा। ऐसे बेटा y के बारे में हम बात करेंगे। y निर्देशांक जो विभाजन बिंदु का है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होगा। फार्मूले में रख देते हैं वैल्यू। m1 का मान आपको 3 पता है, y2 की वैल्यू 5 पता है, m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -3 है। अपान में m1 3 और m2 1 है। तो y की वैल्यू 3 × 5 15 और माइनस के 3 और 3 1 4, 15 से 3 घटा देंगे 12/4 लिख सकते हैं, सीधे y की वैल्यू 3 बता सकते हैं। तो जो आपने विभाजन बिंदु माना था P के निर्देशांक x, y, तो यहां से हमें पता चल गया कि अंतः विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 7, 3। तो 7, 3 बेटा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलिएगा अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 21 के 4 नंबर पर। y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा है और y का मान बताना है। तो चलिएगा सीधे सीधे दूरी के सूत्र पर हम लोग सवाल को लगा देते हैं। तो क्या होता है दूरी का फार्मूला, ये आपके पास 21 का चा है, 21 का चा। तो क्या होता है दूरी, आप चाहे तो d भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसमें अगर देखा जाए तो दूरी आपको 10 मात्रक दे रखा है, तो d की जगह पर 10, और बेटा जो इन बिंदुओं के बीच की दिया, जिन बिंदुओं के, एक x1 एक y1 और एक x2 और एक y2। तो चलिएगा इन सबको लिख लिया जाए जरा इधर। x1 का मान 5, y1 का मान -3, और अगले ब्रैकेट में आएंगे तो x2 की वैल्यू 13 है और y2 की वैल्यू y है, और जो 10 मात्रक वह दूरी है, तो इसके नीचे ऐसे रख दिया 10। यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करते हैं, अंडर रूट आप x2 का मान आपको पता है 13 माइनस x1 5 है का स्क्वायर हो जाएगा, y2 का मान y है, y1 के पहले यहाँ माइनस लगा वो भी तो प्लस हो जाएगा। क्या करते हैं 10 रहने देते हैं, 11 से जब हमारा 5 निकल जाएगा, 8 5 13 या 8 का वर्ग हो जाएगा, और ये वाला y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो अंदर 8 का वर्ग कर सकते हैं 64, इसे तोड़ा भी जा सकता है अगर आप चाहें, या बाद में आप पहले अंडर रूट खत्म कर लीजिएगा बाद में तोड़ दीजिएगा। तो इतने के बाद अब क्या करना, इधर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम लोग करेंगे दोनों ओर वर्ग। तो चलिएगा दोनों ओर वर्ग किया जाए, क्या मिलने वाला है, 10 का वर्ग हो जाएगा बेटा 100, और इस अंडर रूट वाले का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, आप ये नंबर और नंबर को एक तरफ ट्रांसपोज कर लीजिएगा, 100 माइनस 64 y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 100 से 64 6 70 30 36 आ जाएगा, 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे इसका स्क्वायर पूरा तोड़ लीजिएगा या ये पूरा किसी का वर्गमूल है तो आपको शॉर्टकट में भी हो सकता है, y प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 36, स्क्वायर खत्म होकर उधर रूट बन गया, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू रूट 36 का वर्गमूल प्लस में भी आएगा और माइनस में, तो प्लस माइनस दोनों लेकर चलना है, प्लस 6 और माइनस 6, एक बार आप प्लस ले लीजिएगा चिन्ह में और एक बार माइनस ले लीजिएगा, तो y की दो वैल्यू आपको मिलेंगी। तो प्लस लेते हैं जरा, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी y की वैल्यू आ गई 3। एक तो ये आंसर है। अगर हम माइनस लेते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, माइनस लेने पर y प्लस 3 तो y प्लस 3 रहेगा, ये माइनस के 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -6 माइनस 3, y की वैल्यू -3। तो इस प्रश्न में हमसे y के मान पूछ रहा था 21 के चा में, तो y के बेटा दो मान आएंगे, एक आपका -9 और एक प्लस के में 3। चलिएगा अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न हल कर लिए, अब 4 नंबर के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। 22 का द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो बेटा जो ये द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका एक मानक समीकरण जो द्विघात का होता है, द्विघात बहुपद के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर लेंगे हम। x स्क्वायर का मल्टीपल 3 है तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, x का मल्टीपल और c -4। तो जो हमारे पास 22 का है, क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद। तो हमारे पास द्विघात बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, a इज इक्वल टू यहाँ कितना है 3, b इज इक्वल टू कितना है -1 और c इज इक्वल टू -4। अगर इसका मानक बहुपद द्विघात बहुपद से तुलना करवाएंगे तो ये मिल जाएगा। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के लिए आप क्या करेंगे, एक बार बेटा शून्यकों का योग निकालेंगे। पहले आप शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो शून्य के लिए क्या काम कर देंगे, शून्यक के लिए हमको x का मान निकालना होगा, तो शून्यक के लिए अपने द्विघात बहुपद को आप 0 के इक्वल दिखा दीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर दिखाते हैं, तो इससे मान प्राप्त होंगे x के, वही हमारे शून्यक होंगे। 4 3 12, a और c का मल्टीपल, बीच में आपका यहाँ माइनस लगा, लास्ट में घटाने से 1 आना है,
4 तिहाई 12, 4 और 3 को घटाने से 1 आ जाएगा। तो 4 माइनस 3, यहाँ पर 1 की जगह लिखा गया। आपको पता है इसका ब्रैकेट खोल लिया जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 पद हैं, 2 2 के पेयर बना लीजिएगा। पहले दो में आपके पास कॉमन है x, तो 3x माइनस 4 बन जाएगा। और अगले में अगर बात करें तो 1 कॉमन है, 3x माइनस 4, दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यदि करवा देते हैं, पहला वाला अगर यदि किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4/3। और दूसरी बार यदि करते हैं, यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो हमारे x के 2 मान आ गए, यानी हम कहें तो ये हमारे शून्यक हैं। तो लिख सकते हैं हम अतः शून्यक। कितने कितने हमारे शून्यक आ गए हैं, हमारे शून्यक आ गए हैं 4/3 और कामा -1। हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता के जो संबंध आए उसके सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा। सत्यता के लिए पहले हम योग का सूत्र लगाते हैं, जो शून्यकों के योग का फार्मूला होता है। योग बराबर हमारे पास फार्मूला होता है -b/a। अगर ये शून्यक हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं, या डायरेक्टली पहले एक बार आप ये शून्यक से योग निकाल लीजिएगा बेटा एक बार फार्मूले से, अगर दोनों तरफ बराबर आए तो सही है। तो चलिएगा एक बार LHS से योग करते हैं, जो हमारे शून्यक आए हैं, शून्यकों का योग। यहाँ शून्यकों का योग पूरा लिखा जा सकता है। तो शून्यकों का योग कितना आएगा, 4/3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 यानी 1/3। तो हमारे शून्यकों को जोड़ने से आ रहा है। फार्मूले से चेक करते हैं, RHS माइनस के b/a। तो हमारे पास b की वैल्यू -1 है, तो ये -1 और a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा LHS और RHS बराबर है। आपका जो शून्यक का सूत्र लगा कर निकाला गया b/a, जो आए हुए शून्यक दोनों बराबर हैं, यानी ये तो योग के सत्यता की जांच हो गई। गुणन के लिए जांच कर देते हैं, शून्यकों का गुणन। तो क्या होता है हमारे शून्यकों का गुणन, c/a द्विघात के लिए। तो शून्यकों का गुणन अगर करना है तो फिर इसमें भी वैसे ही LHS ले लेते हैं, शून्यकों का आए हुए हम लोग गुणा करते हैं। तो शून्यकों का गुणन, कौन कौन शून्यक है, एक आपके पास 4/3 है और एक -1 है। तो इसका गुणा कितना आ जाएगा बेटा, -4/3। अब अगर इसका शून्यक का गुणा इतना आया है LHS में, तो RHS की बात कर लो, RHS क्या लिखा है, c/a। c की वैल्यू आपके पास प्रश्न में है 4 और a की वैल्यू है प्रश्न में आपके पास 3। शून्यकों का जो गुणन है c/a, ये वाला आपके पास -4/3 है। यहाँ पर आपके पास जो शून्यक आए हैं 4/3 है और एक आपके पास -1 है। ये c/a दोनों बराबर आने चाहिए बेटा। तो c की जो वैल्यू दिया गया यहाँ पे -4 है, -4/3। तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS है। तो ये शून्यकों के गुणन की जांच हुई और ये शून्यकों के योग की जांच हो गई। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 22 के ख नंबर के लिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x - 0.4y = -0.7। आपके सिलेबस में 2 विधियां हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। आप चाहे प्रतिस्थापन से करें, आप चाहे विलोपन से, जब तक उसने ये नहीं कहा है कि किससे करना है। तो चलिएगा किसी एक विधि से, जिससे आसानी से हो जाए, उससे मैं आप पेपर से कर देंगे। तो हमारे पास जो रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए, लिखते हैं जरा। 22 का ख, 22 का ख समीकरण। तो समीकरण या समीकरणों के युग्म लिख दीजिएगा, 2 हैं। तो हमारे समीकरणों के युग्म क्या है, पहला वाला 0.2x + 0.3y = 1.3। हाँ, इसमें अगर आप चाहें तो ये दशमलव लगा है, आप चाहे दशमलव खत्म करवा करके डायरेक्टली बिना दशमलव खत्म करवाए भी लग जाएगा। अगर आप चाहते दशमलव खत्म करवाना तो इसमें दोनों ओर आप 10 से क्या करवा देंगे, गुणा। दोनों ओर काम हो सकता है, एक अंक पर दशमलव लगा तो 10 से गुणा करवा दो। तो डायरेक्टली 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x, दशमलव खत्म, ये 3y और ये वाला का भी दशमलव खत्म, 13। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण युग्म हमारे पास दिया गया है, उसको भी लिख लेते हैं।
ये आपके पास दूसरा समीकरण युग्म है 0.4x माइनस 0.5y इक्वल टू माइनस के 0.7। तो 0.4x माइनस 0.5y इक्वल टू माइनस 0.7। इसमें भी जब आप दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो चलिएगा कितना आ जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 7 इक्वेशन सेकेंड। ये 4x ये 5y किसी का गुणांक मिल नहीं रहा है बेटा। अगर हम विलोपन से करना चाहते हैं, थोड़ा आसान लग रहा है विलोपन से, प्रतिस्थापन के अगर मल्टीपल ना होता तो फिर आसानी रहती। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 कम को ज्यादा बनाया जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 बन सकता है जब इसके दोनों ओर 2 से गुणा हो जाए। तो चलिएगा इनके चर x के गुणांक को मिलाने के लिए हम समीकरण 1 में दोनों ओर 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में दोनों ओर 2 से गुणा, तो कैसे करेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर 2 से गुणा। 2 है हमारे पास, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y, 13 दूनी 26। अब इसी की तरह आपका इक्वेशन नंबर 2 x का मल्टीपल मिल पा रहा तो इसके नीचे आप समीकरण 2 उतारेंगे। 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 7। 4x इसको घटा दीजिएगा क्योंकि कटना है, इसको गुणांक मिल रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 6 और 5 11y हो जाएगा, 26 और 7 6 13 2 1 3 33 हो जाएगा। y की वैल्यू 33/11 यानी y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। इस y की वैल्यू हम लोग चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में रख लें, हमको x का मान मिल जाएगा। कहीं रख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो चलिएगा समीकरण 1 में जरा y का मान रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। 2 की जगह 2, x की जगह x, 3 की जगह 3 और इस y की जगह पर 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 3 9 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 9 4 13, x का मान हो जाएगा 4/2 यानी x का मान 2। तो जो हमारे हल आएंगे रैखिक समीकरण के 2,3 यानी x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं। अगले पर आते हैं। 22 का हमारे पास ग नंबर प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। वृत्त की ये प्रमेय है, 4 नंबर में आई है। तो कैसे करेंगे, 22 के गा के लिए काम शुरू करते हैं। 22 का गा क्या कहा था इसने, आपसे कहा था बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। तो एक वृत्त बना लेते हैं ऐसे रफली, आप वहां पर पेंसिल से बनाइएगा साफ साफ। ये O इसका केंद्र है, एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु चाहे इधर इधर कहीं भी ले सकते हैं। इससे बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो किसी बाह्य बिंदु से बेटा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। एक ये मान लिया कि PA है और एक ये मान लिया PB है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अब कह क्या रहा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं। तो अगर बात किया जाए तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये पता चल चुका है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। आप इसमें इसके पूर्व लिख सकते हैं अपने लिए, ऐसे सुना देते हैं। ज्ञात है में जो आपको लैंग्वेज उसने बोला उसके बेस पर बेटा आप ज्ञात है भी लिख सकते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, तो बाह्य बिंदु से वृत्त नाम आया, स्पर्श रेखा है, तो आप कह सकते हो कि O केंद्र का एक वृत्त है और जिसमें 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB। उसके बाद सिद्ध करना है। इसमें बेटा हम लोगों को सर्वांग समता नियम से प्रूव करना है, तो इसके लिए कम से कम 2 त्रिभुजों का होना जरूरी है। तो क्या करवाना होगा, O से A को मिला दिया और O से B को जरा, और O से P को मिला दिया। क्यों मिला दिया, क्योंकि इससे हमारे 2 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये चीज अगर आप चाहें तो रचना में लिख दीजिएगा, O से A, B तथा P को मिलाया। आप क्या करेंगे, इस रचना के बाद हम लोग हल यानी उपपत्ति करेंगे। क्या काम करना है, आपके पास ये 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगलों को समझा जाए तो ये बेटा हमारे पास त्रिज्या है वृत्त की और ये स्पर्श रेखा है। प्रमेय होती है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये भी त्रिज्या, इधर भी स्पर्श रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो 90 डिग्री कहीं काम लगेगा इस ट्रायंगल में। दूसरा, बिल्कुल आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला आपके पास जो साइड है त्रिभुज का, त्रिभुज में
ये त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो ओ ए और ओ बी बराबर हो जाएगा। और अगर हम चाहे इसे तो बराबर दिखाना, इसे कह नहीं सकते, तो ये वाला आपके पास पी ओ बराबर पी ओ दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 3 कंडीशनें आपने एक ट्रायंगल के सापेक्ष दूसरे में प्रूव कर लिया, तो इसे आप सर्वांग सम कह पाएंगे। तो चलिएगा उपपत्ति के लिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में क्या करना है हमें, कोण ओ, इस वाले में ओ ए पी और इस वाले में बेटा बी ओ बी पी बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, आप लिख सकते हैं। अब आगे आएंगे, आप और दिखाएंगे दूसरी बात कि ओ ए इसमें इस ट्रायंगल में और बेटा ओ बी इस ट्रायंगल में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। और एक क्या लिखा है, इसमें का OP और उसमें का भी OP दोनों में आएगा, ये बराबर है क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। एक ट्रायंगल के सापेक्ष दूसरे में 3 बातें हैं, तो हम लिखने वाले हैं अतः हमारा त्रिभुज OAP बराबर सर्वांग सम होगा OBP। नियम अगर लिखना चाहें तो आप कौन से सर्वांग समता नियम से, आप देखिएगा यहाँ समकोण है वैसे तो 90 डिग्री ले लिया है। अगर इसके सामने, हाँ 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसके अलावा एक भुजा, तो आपने समकोण लिया है, एक कर्ण लिया और ये वाली भुजा लिया है, तो समकोण कर्ण भुजा, यानी शॉर्टकट में कहना चाहें तो सा का भू नियम लिख सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा नियम लगी। अब अगर इससे ये आपके पास सर्वांग सम हो गया है तो आप कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में उसके संगत कोई, इसके संगत इसमें कोई भुजा बराबर हो सकती है। तो इसमें अगर पी ए आएगा, इसमें अगर पी ए तो इसमें पी बी बराबर होगा, इसलिए पी ए बराबर पी बी इति सिद्धम। 4 नंबर के हिसाब से बहुत ही छोटी प्रमेय है, बड़े आराम से हो सकता है, किया जा सकता है। चलिएगा अगले नंबर की हम लोग बात करेंगे। अब अगला प्रश्न हमारे पास घ नंबर है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, तो सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD आएगा। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु लेना है, तो चलिएगा यही बनाते हैं। 22 का घ नंबर, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, इसकी भुजा BC, तो इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है, कहीं भी D, मध्य नहीं जरूरी, मतलब कहीं भी है। D इस प्रकार है कि कोण ADC क्या है, ये वाला कोण BAC के बराबर, BAC मतलब ये वाले बड़े ट्रायंगल का पूरा A इस छोटे वाले ट्रायंगल के D के इक्वल है, या D वाला उस बड़े वाले A के इक्वल है। सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो क्या करना है, सिद्ध करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। क्या करेंगे बेटा, CA ये आपके पास CA है, CB ये पूरी भुजा है और CD ये वाली, यानी ये समझ में आ रहा है कि बड़े ट्रायंगल में साइड आ रहे हो छोटे में, तो हमको ये बड़ा और ये छोटे वाले को क्या करना होगा, सर्वांग सम सिद्ध कर लेना होगा। तो जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो उनका हम अनुपात बराबर दिखा सकते हैं। सर्वांग सम ना हो करके अगर इनका अनुपात भी बराबर आएगा या दो कोण, तो समरूपता नियम से भी अनुपात बराबर हो सकते हैं। तो पहले अनुपात नियम से यानी कि समरूपता नियम को देखते हैं, क्योंकि एक कोण इसने बोला है। तो क्या बोला है, ADC बराबर कोण BAC। ADC का मतलब अगर हम लिखें उपपत्ति या हल में कि त्रिभुज, इस वाले में अगर हम शुरू करते हैं छोटे वाले में ADC, तो बड़े वाले में चलते हैं। अब D वाला B के A के बराबर है, तो आपको समझना चाहिए कि यह D वाला तो वैसे नियमता A के साथ ही लगना चाहिए, तो यानी इधर से शुरू करते हैं त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में। या अभी तो आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, जब आप समरूप दिखाओगे तो संगत वही कोण उसके संगत रहने चाहिए, अभी तो आपका चल सकता है। त्रिभुज ADC और BAC में क्या नजर आ रहा है, इसका एंगल ADC और इस वाले में एंगल BAC इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये बात हमें पता है, दिया गया है। आगे आएंगे, कम से कम एक बात और हो तो ये समरूप हो सकते हैं।
सर्वांग समता के लिए को तीनों कोणों के नियम की प्रॉपर्टी है नहीं है, क्योंकि वह पर्याप्त आपका आधार नहीं है सर्वांग समता के लिए तीनों कोण। तो कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, आप जब एडीसी नाम ले रहे हैं बेटा और बीएसी ले रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे कि दोनों में एंगल सी वही वाला आ रहा है, यही कोण एडीसी तो इतना सी, बीएसी तो भी वही सी, तो कोण सी बराबर कोण सी उभय निष्ठ है। एक त्रिभुज के संगत दूसरे त्रिभुज में आपकी दो बातें पता चल गई हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आपने त्रिभुज लिया था एडीसी वो समरूप होगा बीएसी के कोकोनियम से। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाएगा, इसलिए को 3 बार या कोकोनियम से, ये ऊपर में है को नियम, कोण 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 नियम की। अगर ये हमारे ये समरूप हो गए तो इनकी हम कोई भी भुजा का अनुपात बराबर दिखा सकते हैं जो संगत में हो। लाना सी ए सी बी सी डी, तो ये नाम जरूर होने चाहिए। तो सी ए यहां से नजर आने लगा, सी ए अगर इधर से सी ए होगा तो इसके संगत सी ए के संगत इधर आपके पास सी बी आ जाएगी, सी ए बटा सी बी, इधर से सी ए इधर से सी बी। फिर एक बार बात करते हैं सी डी लाना है तो इधर से सी डी उठा लेते हैं, अगर इधर से सी डी आएगा तो इधर से सी ए आएगा, समझ पा रहे होंगे। इधर से सी ए तो उसके संगत सी बी, अगर इधर से सी डी तो उसके संगत सी ए। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमको सी ए स्क्वायर नजर आ रहा है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ध्यान से देखा जाए तो हमको बस यही सिद्ध करना था, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 22 का घ हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं अंगा नंबर पर। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक बताना है, वर्ग अंतराल पता है और आपको बारंबारता पता है। तो चलिएगा, किसी भी बारंबारता सारणी का जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है बेटा, माध्यक बताना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे जानेंगे, पहले आपको एक कॉलम का निर्माण करना होगा जिसका नाम है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, फिर आपको माध्यक का सूत्र, इतना जरूरी है। तो चलिएगा शुरू करते हैं जरा, कैसे करना है। ये जो आपके पास वर्ग अंतराल ऐसे दिया गया है, थोड़ा सा कॉलम में चाहे ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ये आपके पास वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इधर आपके पास जो दिया गया ये बारंबारता, ऐसे ऐसे नीचे की ओर बना लेते हैं, जोड़ने में सही रहते हैं। बारंबारता, ये बारंबारता। वर्ग अंतराल बिल्कुल कॉपी करना है, 15 से 20। वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है, 14, और 20 से 25, 20 से 25 की कितना है बारंबारता, 56। आगे आएंगे 25 से 30, तो 25 से 30 की कितना है, 30 से 35, 25 से 30 की सॉरी 60। अब आगे आते हैं 30 से 35, 30 से 35 की कितना है, 86। आगे आएंगे 35 से 40, 35 से 40 की कितना है, 74। आगे आएंगे 40 से 45, इसका कितना है, 62। और आगे आएंगे 45 से 50, 45 से 50 का कितना, 48। क्या बताया हमने, अगर आपको माध्यक बताना है और ये वर्गीकृत हो यानी वर्गंतराल पता हो और बारंबारता हो तो आपको संचयी बारंबारता बनाना है। संचयी बारंबारता, कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं बेटा, सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ उसको आप ऐसे बिल्कुल उतार दीजिएगा, यानी 14। आप ऐसे जोड़ेंगे 14 और 56, 56 4 60 10 70 आ जाएगा। 70 और 60 7 6 13 130 आ जाएगा। 130 और 86 70 200 और 216 हो जाएगा आपका, ये 130 ये 216। 216 में 74 जोड़ेंगे ऐसे, 216 4 20 और ये 70 290 आ जाएगा। 290 में अब आप 62 जोड़ेंगे, 290 और ये 300 352 हो जाएगा आपका। 352 में 48, 352 8 60 40 400 आ जाएगा। तो संचयी बारंबारता जब 400 आ गई तो फिर क्या रूल है बेटा, ये बारंबारता का ही योग है जो संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट में आया। तो आप ऐसा समझेंगे कि बारंबारता के योग का आधा करते हैं, यानी n/2 कितना आने वाला है, 400/2 यानी 200। फिर आपको देखना है कि ये 200 जो नंबर आया है ये कौन से संचयी बारंबारता में आ सकता है। ये तो 130 ही है और ये आपका 216 है, तो 200 आपके 216 में आ सकता है स्टार्टिंग से बात करें तो। अगर बेटा ये हम जान गए कि किस संचयी बारंबारता में आएगा तो उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा उसका नाम है माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग होगा।
इसके ठीक सामने वाला जो आपके पास होगा, इसके लिए आपको कहना है बारंबारता यानी स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ, और इसके ठीक एक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होती है उसका नाम कैपिटल एफ होगा। अब स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, इन चीजों के लिए अब जब आप इतना जान गए तो माध्यक या माध्यिका का फार्मूला लिखते हैं जरा। माध्यक क्या होता है? माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई में F, और आगे N/2 माइनस में कैपिटल F होता है। इन सारी चीजों को पाने के लिए क्या जरूरी है? पहले आपने ये जाना कि ये 200 कौन से संचयी बारंबारता में आएगा? 130 में। ये है संचयी बार, लिख देते हैं आपके लिए, बाकी आप इसका अभ्यास बनाइए। यह है संचयी बारंबारता 130 में आएगा, संचयी बारंबारता 216 में होगा, जिसके संगत वर्ग अंतराल आपका कितना है? 30 से 35। 30 से 35 है, तो 30 से 35 है तो कह देंगे अतः यह माध्यक वर्ग है। तो जब ये माध्यक वर्ग है तो इसकी लोअर लिमिट को आप L1 कह देंगे, हाईएस्ट लिमिट को आप L2 कह देंगे। L1 इतना, L2 इतना। फिर आप क्या कर देंगे? इसके जो सामने है बारंबारता वाले में, उसके L1 और L2 जो आपने माध्यक वर्ग जाना है, उसके सामने वाली बारंबारता में स्मॉल एफ मिलेगा। स्मॉल एफ 86 हमने कॉलम में भी कर दिया, और उसके ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता कैपिटल एफ होगा 130। क्या करेंगे? सारी वैल्यूओं को यहाँ पुटअप कर देते हैं और हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिएगा वैल्यू पुटअप करते हैं। L1 की वैल्यू 30 है, प्लस L2 का मान आपको पता है 35 माइनस के 30, स्मॉल एफ हमारे पास 86 है, और N/2 डायरेक्टली आया 200 माइनस कैपिटल एफ 130। क्या हो जाएगा? ये 35 से 30 माइनस हो जाएगा तो 5/86, और ये वाला 200 से 130 जाएगा 70। फिर कितना होगा? आगे ये वाला आपके पास 30 रहने देते हैं, ये वाला 5 है और ये वाला 70, 7×5 = 35, कट भी सकता था 2 से, 350/86। इसको आप चाहे 2 से काट दीजिएगा, 2 से कट सकता है, या सीधे भाग कर देते हैं। अगर 2 से काटना चाहे तो कट भी सकता है। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 1 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। चाहे इसका तिरछा गुणा कर ले, चाहे 30 धन 175 को 43 से भाग करेंगे, 4 × 4 = 16। इसका बाहर भाग कर लीजिएगा, 4 पॉइंट समथिंग यानी 07 के करीब आ जाएगा। तो 30 धन 4.07, इसको जोड़ देंगे तो 34.07, और भी एक आध अंक निकाल सकते हैं। 34.07 आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, जिसका माध्यक या माध्यिका पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं 22 के अंगा नंबर पर। क्या लिखा है हमारे 22 के अंगा पर? प्रश्न लिखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताना। एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 4 नंबर में आया है, यानी 1 पार्ट 2 नंबर का लगभग। एक पासे को एक बार फेंकेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि बेटा जब पासा फेंका जाएगा एक बार 4 नंबर था, तो पासे को एक बार फेंकने पर हमारे प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल परिणाम कितने आएंगे? 6। कुल परिणाम 6 आएंगे। अगर हम नंबर ऑफ एस की बात करें, कौन से 6 परिणाम होंगे? 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी या 6 भी। ये आपके कुल परिणाम होंगे पासे में, प्रतिदर्श समष्टि के नाम से जानते हैं। एक अभाज्य संख्या, मान लिया कि जो बेटा अभाज्य संख्या पहले पार्ट के कह रहा है, उसके लिए अभाज्य होने की घटना ई मान लीजिएगा, ऐसा कुछ मान लीजिएगा। अभाज्य होने की घटना अगर कितना है? ई या E1 कह लीजिएगा, जो भी आपको सुटेबल लगे। अगर अभाज्य होने की घटना E1 है, तो हम आपसे बात करें कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक तो नाभाज्य है, नाभाज्य है। 2 है जो 2 से कटेगा और यानी स्वयं से, और 1 से कटेगा 3 है, और 5 है। 2 3 5, यानी इसमें हमारे पास E1 में 3 लोग आएंगे, 2 3 5। तो नंबर ऑफ E1 की अगर हम बात करें तो हमारे उस अभाज्य होने की घटना में कितनी संख्या है? 2 3 5 3, वो 3 जानना है आपको, तो 2 3 और 5 होंगे। अब अगर आप पहला पार्ट इसी समय लगाना चाहते हो, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तब इसकी प्रायिकता अभाज्य होने की, यानी आप समझेंगे इसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इज इक्वल टू यानी E1 मान दिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई यानी जो अनुकूल परिणाम होते हैं बटे कुल नंबर ऑफ एस। फार्मूला लिख देंगे तो बढ़िया है, नहीं तो सीधे मान भी रख सकते हो। नंबर ऑफ E1 3 है और ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। तो पहले की जो आंसर की हम बात करें कि अभाज्य होने की घटना की प्रायिकता बेटा तो 1/2 और 6 के बीच कोई संख्या है पार्ट नंबर 2 और 6 के बीच जो घटना उसको मान लीजिएगा कि हम E2 से दर्शाना चाहते हैं। तो 2 और 6 के बीच में 3 लोग हैं, 3 4 5। अगर आप इसको नंबर में कहना चाहते हो तो नंबर ऑफ E2 कितना हो जाएगा 3। अगर ये नंबर ऑफ E2 3 हो जाएगा तब इसकी प्रायिकता अगर आप कहना चाहते हो तो इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। यानी जिस घटना के लिए कह रहे हो उसमें अनुकूल परिणाम बटे कुल, अनुकूल का मतलब जिसके लिए बात उसने पूछा हो। नंबर ऑफ E2 3 है और ये आपके पास 6 है यानी 1/2। तो इसके दोनों पार्टों के आंसर 1/2 ही आएंगे। तो ये आपके 4 नंबर के प्रश्न समाप्त हुए। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।